गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट, बोले तो सारणी। इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैट्रिक्स से कनेक्टेड एक और चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट। इन दोनों में से मिक्स क्वेश्चंस आते हैं मेंस और एडवांस के अंदर। हाँ, बोर्ड में तो इंडिविजुअलाइज क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में मिक्स क्वेश्चन आता है, इसलिए डिटर्मिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को कनेक्ट करके इनसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिटर्मिनेंट। वैसे तो हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स की स्टार्टिंग में किया था। डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, जबकि मैट्रिक्स में सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं होती, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज होती हैं। डिटर्मिनेंट 2/2, 3/3, 4/4 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जबकि मैट्रिक्स में तो कोई ऑर्डर वाला इश्यू नहीं था, वहाँ कोई भी इश्यू हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को लिखने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, यानी डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है वर्टिकल लाइंस, और कुछ इस तरीके से लिखा जाता है डी ए लगा के। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, भाई सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब कन्फर्म कौन सा ऑर्डर हो गया, 2/2 हो गया। 2/2 होना जरूरी है, 2/3 तो हो नहीं सकता। तो 2/2 का नियम है, कैसा दिखाई देगा, लाइक दिस। 2 रो हो जाएंगी, 2 कॉलम्स हो जाएंगे, वैल्यू पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको करते हैं, और बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस। सो इट्स आंसर इज AD माइनस BC। क्लियर, इट्स आंसर इज AD माइनस BC, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे इसका आंसर बताइए, तो बता दीजिए स्पीडली। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, तो 8 माइनस 15, 8 माइनस 15, बोले तो -7। कोई आपसे पूछे इसका आंसर बताइए, cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा, या माइनस लगा दिया, इसका आंसर पूछ लिया। देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 माइनस बोले तो प्लस, सो इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज 1। बताइए, अगर मैं इसमें से यहां से माइनस हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। क्लियर, तो आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा प्लस या थोड़ा सा माइनस हटाने से कितने चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर, इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, बोले तो 3/3, लाइक दिस। एनी 3 rows एंड एनी 3 columns। सोल्व करने का तरीका वैसे तो आप लोगों ने 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार अच्छे से डिस्कस करना है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 3 -2 4 1 0 5 -4 एंड 7। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/3 का, इसको सोल्व करना है, करें सॉल्व। देखिए
थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बेसिकली 3 नहीं 6 तरीके हैं। अब आपने से 6 तरीके, बिल्कुल 6 तरीके। अपन जो इनको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने का मतलब होता है एक्सपांशन करना, प्रसार करना। यानी कोई आपसे कहे कि इस सारणी का प्रसार कीजिए, एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट, इसका मतलब आपसे उसने इसकी वैल्यू पूछी है। प्राइमरी याद रखना, एक्सपांशन प्रसार करना, इसका मतलब सोल्व करना। मैंने कहा 6 तरीके, देयर आर 6 मेथड्स। सर कौन से 6 तरीके? आप देखिए, देयर आर हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। यहाँ पर 3 तो रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो ये जो 6 आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन? R1, R2, R3, C1, C2, C3। 3 रो हैं, 3 कॉलम्स। तो इनको सोल्व करने के 6 तरीके यही हैं कि एक्सपांशन बाय फर्स्ट रो, एक्सपांशन बाय सेकंड रो, एक्सपांशन बाय थर्ड रो, एक्सपांशन बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हो गए ना 6 तरीके। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे अलग अलग आंसर आएगा, जी नहीं, आंसर हर किसी से सेम आता है। बात आती है सर आंसर सबसे सेम आता है तो फिर हम कौन सा लगाएं, उसका मेथड ये होता है, आप इनमें से वो मेथड लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो अवेलेबल है। जैसे इसके बारे में बात करें, यहाँ पर केवल एक जीरो है और वो किसके अंदर है? या तो कॉलम नंबर 3 में या रो नंबर 2 में। तो आप इसका एक्सपांशन या तो R2 से कर लीजिए या C3 से, थोड़ा इजी पड़ेगा। बड़े एक चीज़ बता दूँ कि जरूरी नहीं आप इनको लगाएं, आप अपने नॉर्मल तरीके से एक्सपांशन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि इसमें आप पूरा टाइम लगा देंगे तो भी 20 या 30 सेकंड ज़्यादा लगना नहीं है। तो उसके लिए क्यों माता पूरी करो? तो वटेवर आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कीजिए। हाँ, कहीं 2 जीरो दिख जाए तो आप इसको काम में ले सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं तो सिंपल फर्स्ट रो से ही एक्सपांशन कर रहा हूँ इसका, बाय द फर्स्ट रो। समझिएगा कैसे, ये अपनी हो गई फर्स्ट रो, मैं इससे एक्सपांशन कर रहा हूँ। कैसे करते हैं देखो, पहला एलिमेंट लिखो, पहला एलिमेंट लिखकर उसका रो और उसका कॉलम छुपा लीजिए। इन दोनों को छुपाने के बाद जो आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको कॉपी कर दीजिए। ये छुपाया, ये छुपाया, क्या दिखाई दिया? 1 0 -4 7। एम आई राइट और नॉट? आगे बढ़ते जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जब भी सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। ये प्लस का 3 है वो लिख दिया और बीच में क्या लगा दिया? माइनस। अगर ये माइनस का 3 होता तो भी हम ये वाला माइनस से जरूर लगाते, राइट? अगेन वही चीज, इसका कॉलम छुपाया, इसकी रो छुपाई। छुपाने के बाद जो दिख रहा है वो कॉलम क्या दिखाई दे रहा है? 4 0 5 7 4 0 5 7। क्लियर? अगेन थर्ड एलिमेंट, ये लिया था प्लस, ये माइनस, ये फिर वापस प्लस। ये वाला सिस्टम रहता है। आपको याद हो तो हमने मैट्रिक्स के अंदर सीखा था ये एडजॉइंट के अंदर, राइट? वापस प्लस, एलिमेंट इज -2, वही छुपाने वाला सिस्टम, छुपाओ, छुपाया, छुपाया। 4 1 5 -4 4 1 5 एंड माइनस। और उम्मीद है ये 2/2 वाले तो आपको सोल्व करने आते ही हैं, तो इनको आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए। बोलो, दैट इज 7 -0 28 -0 5 into 0 माइनस का 16 माइनस का 5
और इसको अब सोल्व तो आप कर ही लेंगे। इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको बड़े अच्छे से आती है। कितना आया भाई? 7 to the 14 ये हो गया अपना 28 दिया 84। किसका? माइनस का प्लस का? माइनस का। 16 और 5 21, माइनस का माइनस माइनस प्लस 21 दूना 42। राइट, सोल्व कर लीजिए। इस तरीके से आप 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो डिटरमिनेंट को कुछ इस तरीके से सोल्व किया जाता है। डिटरमिनेंट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सिंपल टॉपिक है, बट फिर भी काम आ जाता है। दैट इज माइनर। माइनर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर जो अपन ने वहां पर भी काम में लिया था, अगर आपको याद हो तो सहखंड एडजॉइंट के अंदर काम में लिया था। माइनर को कैपिटल एम से लिखते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल एफ से भी लिख देते हैं, समटाइम्स सी से भी लिख देते हैं। होते दोनों सेम है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस होता है, प्लस या माइनस का। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो कि जो कोफैक्टर होता है दैट इज -1 पावर i प्लस जे MIJ। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये आई जे तो आप समझते ही हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स वाला सिस्टम। जैसे मान लो 2 3 है, अगर आप 2 3 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर आएगा तो देखो 2 + 3 5, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। यानी आपको याद है वही सिस्टम, प्लस माइनस वाला सिस्टम। उसी में जिस जगह आप प्लस बोलेंगे उस जगह तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम आएंगे, और जिस जगह आप माइनस बोलेंगे उस जगह कोफैक्टर माइनर का अपोजिट साइन का आएगा। इतना सा डिफरेंस। क्लियर? अब बात करते हैं सर ये माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं, तो क्या बात करें? वैसे तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी और मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए कर लेते हैं। चलो एक बार और वापस, क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर। देखो जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट 5 - 3 7 9, कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। आपसे इनमें से किसी का भी माइनर या किसी का भी कोफैक्टर पूछा जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ, देखो माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ 5 एंड कोफैक्टर ऑफ -3। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आ गया। जिसका भी माइनर पूछे उसकी रो और कॉलम को छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए, जो दिखाई दे दैट इज आवर आंसर। 5 का पूछा है, 5 का कॉलम छुपाया, 5 की रो छुपाई, क्या दिख रहा है भैया? 9, खत्म। -3 का छुपाया, क्या दिख रहा है भैया? 7, खत्म। अब देखो माइनर हो गया, कोफैक्टर सेम, बस थोड़ा सा प्लस या माइनस पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। बोलो पहला एलिमेंट कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 + 1
2 -1 की पावर 2 प्लस, तो वही चीज प्लस माइनस, यहाँ में प्लस बोला सेम का मतलब 9, यहाँ हमने माइनस बोला, इस माइनस को नहीं देखना है, ये वाला माइनस, हम ये वाला माइनस बोल रहे हैं तो ऑल्टरनेट, यानी इसका आंसर कितना आएगा 7, तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा -7। क्लियर? कोफैक्टर और माइनर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, केवल और केवल साइन में थोड़ा सा चेंजेस होता है। नोट कर लीजिए स्पीड। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर देखा जाए तो 70% पोर्शन तो वही है प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा सा हो गया, प्रॉपर्टीज खत्म होते ही ये चैप्टर आपका 70% कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझते भी जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 पहले समझा देता हूँ, फिर नोट करवा दूँ। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, अब अचानक बता सकते हैं 10 -24 माइनस का 14। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, परिवर्तन पढ़ा था अपन ने मैट्रिक्स के अंदर, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने वाला। बोलिए 2 4 6 5। क्लियर? नाउ इसकी वैल्यू निकालो। अगेन 10 -24 कितनी आएगी? क्या समझ में आया कि ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। बस यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। यानी इफ इन अ मैट्रिक्स we interchange all the rows and columns mutually, then there is no change in the value of determinant. डिटरमिनेंट की वैल्यू में ट्रांसपोज लेने पर कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं आते। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, काम आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इसी एग्जाम्पल को ही कॉपी करेंगे वापस। देखिए डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, वैल्यू कितनी -4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 और R2 को आपस में बदल रहा हूँ। बोलिए, ये मैंने R2 को R1 की जगह लिख दिया, तो क्या चेंजेस आए? बोलो, वैल्यू निकालो। 24 माइनस का 10 बोले तो 14। आई बात समझ में? तो क्या बन गया कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के अंदर पास वाली या दूर वाली हो तो भी चलेगा, एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, बदल दे, R1 को R2 से बदल दिया, या R1 को R2 से बदल दिया, या C1 को C2 से बदल दिया, इस तरह से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, केवल साइन बदल जाता है। इफ इट इज डेल्टा देन इट इज माइनस डेल्टा। आई बात समझ? एक बात का विशेष ध्यान रखना, कौन सी? ये हमने एक ऑपरेशन किया था, मान लो इसी के अंदर दूसरा ऑपरेशन कर दे तो मतलब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, C1 और C2 बदल रहा हूँ, इसके अंदर मतलब ये C2 को C1 पे लिख दिया। अब देखो मतलब क्या हुआ कि एक इंटरचेंज का एक माइनस,
दो इंटरचेंज अगर आपने कर दिए तो कितने हो गए, 2 माइनस, और 2 माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस। आई बात समझ में? तो सावधानी क्या रखनी है कि आप जितने इंटरचेंज करें उतने ही माइनस लगाने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। ये नहीं सर ने बताया था बदलना है माइनस लगाना है, चाहे कितनी बार बदलो, नहीं, एक बदलाव का एक माइनस। आपने 5 बार इंटरचेंज कर दी चीज़ें तो 5 माइनस, सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर? दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, वापस इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू -14 है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाए, लाइक ये 2 4 था, मैंने इसको भी 2 या 4 लिख दिया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इस बार में सेम नहीं ले रहा हूँ, इस बार में प्रोपोर्शनल करूँ। प्रोपोर्शनल का मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये 2 4, एक काम करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस, राइट? देन इसकी वैल्यू बताओ। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0। इसकी वैल्यू बताओ। 40 40 0। क्या समझ में आया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो, इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसे, या प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, किसी चीज से मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड हो, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। समझ में आई बात? काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि मान लो 4/4 का डिटर्मिनेंट आ गया तो 4/4 को डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। वो टाइम भी लग सकता है और कब भी लग सकता है, लेकिन अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता है, हो सकता है हमें उसे सोल्व ही ना करना पड़े, बिना सोल्व कर ही आंसर आ जाए बाय दीज प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो क्या समझ में आया? कोई भी दो रो सेम या कोई भी दो कॉलम सेम या प्रोपोर्शनलिटी हो, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम हो, पहला कॉलम तीसरा कॉलम प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का तो समझ में आ गया ना, कुछ कॉमन आ जाए, कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, तो नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वापस करना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की अपनी डिमांड है, मैट्रिक्स की अपनी डिमांड है। उसको जो चाहिए तो हमने दिया, इसको जो चाहिए हमें देना पड़ेगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले बात कर लेता हूँ। वही प्रॉपर्टी याद करो, अगर हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो ईच नंबर गेट मल्टीप्लाई, याद आया कुछ? जबकि डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइदर एनी वन रो और एनी वन कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है, याद आया ना? और सेम प्रोसेस जब हम कॉमन लेते हैं। दोनों को वापस डिस्कस करते हैं। ये मान लो मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट है, लाइक वही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लिया। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपकी मर्जी आए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप सेकंड रो को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज कॉपी करेंगे। या आपकी मर्जी आए तो सेकंड रो को कर दो। अगर सेकंड रो को कर दिया तो फर्स्ट रो को नहीं छेड़ेंगे। आपकी मर्जी आए तो फर्स्ट कॉलम को कर दो
देन सेकंड कॉलम को नहीं छेड़ेंगे, और आपकी मर्जी आए तो सेकंड कॉलम को कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को नहीं छेड़ेंगे। चाहो तो सबकी वैल्यू चेक कर लो। देखो इसकी वैल्यू 4 माइनस 6 बोले तो माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 10, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 20 माइनस का 30 माइनस का 10, 20 माइनस का 30 माइनस का 10, 20 माइनस का 30 माइनस का 10। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ लगा गया वहाँ लगा गया, फिर तुम गलत कर रहे हो। समझ में आई ना? सब जगह कितना आ रहा है? माइनस का 10। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है, जबकि मैट्रिक्स के अंदर ईच एलिमेंट गेट मल्टीप्लाई। क्लियर? बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, भूल मत जाना, ठीक है? इसी का कॉमन वाला एग्जाम्पल समझ लें कि अगर कॉमन लेना हो तो सेम प्रोसेस। वैसे तो मैंने मैट्रिक्स के अंदर भी इसका एग्जाम्पल लिया था। जैसे ये डिटरमिनेंट है, इसमें से अगर मान लीजिए हमें कॉमन लेना हो तो हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है और कैसे कैसे आ सकता है। देखो इसमें से क्या कॉमन आ गया? डेड ईयर हो गया। बार बार बच्चों को नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। दो कॉमन, दो कॉमन, दो कॉमन। इसमें से दो कॉमन लेने पर, दो कॉमन लेने पर, दो कॉमन लेने पर, इसके बाद एक बार इसको एनालाइज कर लो कि इसमें से कहीं कुछ आ सकता है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं। यू देखो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। यानी जितना आ सकता था हम ले चुके हैं। अब इसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हाँ, अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो इसमें से वापस 2 कॉमन आ जाता। सावधान रखना। क्लियर? दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज 5 स्टार प्रॉपर्टी। यूं कह दो इस पूरे फैक्टर का वजन इसी प्रॉपर्टी ने उठा रखा है, इसलिए ये क्या बन गई? 5 स्टार। समझ में आई? तो अभी समझाएगा कि समझ में आएगी, अब समझाएंगे ना। चलो क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी अदर रो या कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो सारणी यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। नहीं पल्ले पड़ा? पता था मुझे, एक बार में तुम्हारे पल्ले कभी नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसको मैं लिख के समझाता हूँ, हवा में तुम्हारे समझ में नहीं आता। तो चलो क्या कह रहा हूँ मैंने कहा, कोई भी रो तुम्हारी जो मर्जी है, मान लो किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी अदर रो में ऐड कर दें, ऐसा कुछ। अब जरूरी है रो, कॉलम भी हो सकता है। C3 बराबर C3 प्लस 5C2, R3 बराबर R3 माइनस 5R2। डिवाइड भी हो सकता है, रो के बजाय कॉलम भी हो सकता है, प्लस के बजाय माइनस भी हो सकता है। बस इक्वल के आमने सामने सेम होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हम इसी को रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल दीजिए सर, ले लो तो एग्जाम्पल। मैंने कहा माना 2x2 का ले लें, 3x3 में टाइम लगेगा मेरे। चलो इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लो। इसकी वैल्यू बताओ, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो,
उम्मीद करता हूँ R1 और R2 तो आप जानते ही होंगे, दैट इज R1 दैट इज R2। तो देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर R2 में ऐड करो, बदलाव R2 में आएगा ना, R1 में तो नहीं आएगा, तो R1 को तो एज इट इज कॉपी कर दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करो, 5 से मल्टीप्लाई 5, इसमें ऐड प्लस का 3 बोले तो 8, 5 से मल्टीप्लाई 10, इसमें ऐड 14 14, ऐसा कुछ आया। अब इसको सोल्व करते हैं, 14 माइनस 16 अगेन -2, पहले क्या था, पहले भी थी। आई बात समझ में कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अदर किसी रो या कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, रो और कॉलम मिक्स नहीं करना है। अगर यहाँ सब जगह रो है तो सब जगह रो ही होगा, ऐसा नहीं है कि C1 + 2C2 बराबर R3 कर दिया, वो गलत है। रो और कॉलम्स को मिक्सचर नहीं करना है, रो टू रो लगाओ, कॉलम टू कॉलम। बात आती है कि सर क्यों लगाएं, जरूरत कहाँ है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये मैं कौन बताएगा, भैया सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम कहाँ दिमाग लगाओगे, फिर तुम अपना दिमाग लगाना है। मतलब देखो ये जो चीज़ें हैं इनमें तुम्हारी मदद क्वेश्चन खुद करेगा, क्वेश्चन तुम्हें अपने आप बताएगा कि भैया ऐसा कर ले और भैया ऐसा कर ले, तो वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है। मतलब क्या कि देखो मान लो मुझे इसको सोल्व करना है, सोल्व करना मन पाता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन सोचिएगा अगर मैं उसको सोल्व करने से पहले मैं उसको अपने तरीके से सोल्व करने से पहले एक छोटा सा काम कर दूँ, क्या, इसका नाम क्या है C1, इसका नाम क्या है C2। मैं C1 में से C2 को माइनस कर सकता हूँ ना, यही तो कहती है प्रॉपर्टी। मैंने किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई किया, किससे किया, -1 से, और इसमें ऐड कर दिया, कर सकते। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ा, 5 - 5 0, 3 - 3 0, 4 - 8, ऐसा कुछ, बाकी में कोई चेंजेस नहीं, वो भी मार दो। अब देखो अगर डबल 0 हो गए तो क्या इजी करना, इसको सोल्व करना इजी नहीं हुआ, हो गया ना। अब एक लाइन में हो गया, ये माइनस का 4, ये छुपाया, ये छुपाया, 50 माइनस का 24, ये आपका स्टार्टिंग से बिल्कुल इजीली आंसर है। तो क्या समझ में आया कि इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम ज़ीरो बनाने में लेते हैं, या जो डाटा अगर बड़े हों तो उनको छोटा करने के काम में लेते हैं। सोचिएगा डिटरमिनेंट हो जिसके अंदर डाटा 100, 150, 200 नंबर वाले हों, तो उनको सोल्व करना हमारे टिपिकल रहेगा नहीं रहेगा। उस केस में हम इस तरीके से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डाटा छोटा हो जाएगा, और डाटा छोटा हो गई तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी इस काम आती है। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन सबको रिवाइज कीजिए, इनसे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।